हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट एग्जाम के लिए हम लोग सीडीपी के पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं, यानी बाल विकास स्पेशल की क्लास चल रही है। और जो मैं आपको सिलेबस लिखवाया हूं, उस सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 11 का नाम क्या है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग। हर साल लॉरेंस कोहलबर्ग से डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो पूरी क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, लॉरेंस बर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत। और नैतिक विकास के सिद्धांत को आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 10 क्लास तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, और जो आपकी एक तरीके से 9 और 10 क्लास थी, यानी 9 क्लास में हम लोग जीन पियाजे को और 10 क्लास में हम लोग लेव वाइगोस्की साहब को समझे थे। यदि वो क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट वाली सेक्शन में जाके एक एक क्लास को, जो सीटेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एक क्लास को अच्छे से कवर कर लीजिए, ताकि आपका सब के सब कॉन्सेप्ट डेवलप रहे। ठीक है, चलिए। इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें हम लोग तीनों मनोवैज्ञानिक यानी जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की और लॉरेंस कोहलबर्ग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उस वाले क्लास में सिर्फ हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो भी टॉपिक के बीच में कोई गैप रह गया हो वो भी कवर हो जाए और एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आप टिक कर पाओ। चलिए, आइए लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को समझते हैं। एक बार लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को समझने से पहले मैं थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा, यानी नैतिकता क्या होती है। देखो, लॉरेंस बर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो तुरंत कहेंगे सर नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास में जो नैतिकता है, जो मोरलिटी है, वो क्या होता है सर? नैतिकता क्या होती है? तो देखो, ध्यान समझना। नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही व गलत की पहचान होती है, यानी कौन व्यक्ति हमारे लिए सही है और किससे हमें कौन सा व्यवहार करना है, ये सब किससे पता चलता है? तो सर ये नैतिकता से पता चलता है, ये मोरलिटी से पता चलता है। ठीक। अब नैतिकता बालक सीखते कैसे हैं? तो नैतिकता जो बालक अपने सामाजिक परिवेश, अच्छा सामाजिक परिवेश में जो आपके माता पिता भी आते हैं, ठीक है, माता पिता आते हैं, आपके परिवार के लोग आते हैं, आपके शिक्षक आते हैं, यानी माता पिता, परिवार, शिक्षक के लोग सामाजिक परिवेश में आते हैं। तो बालक नैतिकता, मोरलिटी अपने सामाजिक परिवेश में रहकर ही नैतिकता व अनैतिकता सीखता है। बस इसके बारे में इतना आप लोग अच्छे से जानते रहिएगा। अगर पूछ दे भैया कि बालक, एक छोटा बालक नैतिकता कहां सीखता है, अगर ऑप्शन में सामाजिक परिवेश है तो सामाजिक परिवेश टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट खूब अच्छे से समझेंगे हम लोग। हिंज की क्या स्टोरी थी मैं वो भी बताऊंगा, नैतिक डायलमा, नैतिक तर्कड़ा क्या होता, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। बस आप लोग पेशेंस के साथ पूरी क्लास में बने रहिएगा और एक एक पॉइंट को समझिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, आइए चलिए। आइए सबसे पहले ये बताइए कि कोहलबर्ग कहां के मनोवैज्ञानिक थे? तुरंत जवाब आना चाहिए सर ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। यहीं पे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले जीन पियाजे कहां के मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे साहब कहां के मनोवैज्ञानिक थे? जिनको पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद जब ये क्लास समाप्त हो जाएगी लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपके जो वाइगोस्की साहब है, ठीक है, लेओ वाइगोस्की साहब हैं, ये कहां के मनोवैज्ञानिक थे? कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो कोहलबर्ग कहां के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और ये कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे बच्चे? तो ये नैतिक विकास का सिद्धांत या फिर नैतिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, या फिर नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। इतना इनके बारे में जानते रहिएगा। और छोटी सी इंफॉर्मेशन ये भी जान लीजिए कि कोहलबर्ग साहब का जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो देखो, कोहलबर्ग साहब का जन्म कब हुआ, तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए कि सर 25 अक्टूबर 1927 को। ठीक है, 25 अक्टूबर 1927 को। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो भैया 19 जून 1987 को। ठीक है, 19 लगभग ये 60 साल तक आसपास ये जीवित रहे। ठीक है, तो इनका ये एक तरीके से इनका ये छोटे इनके इंफॉर्मेशन जानते रहिएगा इनके बारे में। अब इनके हम लोग चलते हैं, बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझते हैं इनके सिद्धांत के बारे में। ठीक है, इतना जितना क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया कि कोहलबर्ग कहां के मनोवैज्ञानिक? तो भैया ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ये कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किए थे? तो ये नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1987 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो भैया 19 जून 1987 को। ठीक है, आइए अब देखिए, जैसे कोई भी मनोवैज्ञानिक हुआ ना, जब वो अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करता है तो कुछ ना कुछ प्रयोग करता है। तो कोहलबर्ग ने किस पर प्रयोग किया था? तो भैया ये छोटे छोटे बालकों पे अपने प्रयोग किए थे। ठीक है, छोटे छोटे बालकों पर अपना प्रयोग किए थे। उनको लघु कहानियां
ठीक, लघु कथाएं बताते थे और उन कहानियां ऐसे बताते ना कि उनमें नैतिक समस्या उत्पन्न कर देते थे। फिर उनसे प्रश्न पूछ के वो एक तरीके से नैतिक विकास की अवस्थाएं और नैतिक विकास के चरण का प्रतिपादन किए। तो अगर ये पूछे कि कोहलबर्ग ने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो छोटे बालकों पे किया था जिनकी उम्र कितना थी, तो लगभग 10 से लेके 16 वर्ष तक। ठीक है, इतना जानते रहिएगा, ये ऑथेंटिक है। 10 से लेके 16 वर्ष तक मानी जाती है, वैसे कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन 10 से लेके 16 वर्ष तक माना जाता है कि इन बच्चों पर, छोटे बालकों पर इन्होंने प्रयोग किया और इन्होंने भैया क्या किया, छोटी छोटी कहानियां बताए। उन्हीं कहानियों में एक सबसे प्रचलित कहानी है, आइए सबसे पहले हम इनकी कहानी को जानते हैं। अच्छा, कहानी को जानने से पहले दो शब्द मैं बताऊं, तब कहानी को अच्छे से समझेंगे। देखो, जैसे आपके जीन पियाजे थे, आपको बताए थे कि वस्तु अस्थायी तो क्या होता है, एक तरीके से अनुकूलन क्या होता है, ठीक है। उसी प्रकार जब आपके वाइगोस्की को मैं पढ़ाया था तो बताया था कि प्राइवेट स्पीच उन्होंने बताया था, जेडपीडी बताया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बताए थे, ठीक है। एक तरीके से उसी प्रकार कोहलबर्ग ने भी कुछ शब्दों को बताया था, यानी दो बातों पर बल दिया, या फिर दो शब्दों पर हम कह सकते हैं, दो शब्दों पर बल दिए। वो शब्द कौन कौन से थे? नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा। नैतिक दुविधा क्या होती, मोरल डायलेमा क्या होता है सर? सही व गलत, यानी सही और गलत के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। और नैतिक तर्कड़ा क्या होता है, मोरल रीजनिंग क्या होता है सर? सही व गलत में से किसी एक को जब चुनना पड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। यानी हम अपने अपने एक तरीके से रीजनिंग लगा के, एक तरीके से नैतिक तर्कड़ा के माध्यम से किसी एक ऑप्शन को चुन रहे हैं, तो वो नैतिक तर्कड़ा है। और नैतिक दुविधा क्या है? अगर आपको ये बोल दिया जाए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का चुनाव करिए, अगर वो सही है गलत, उसमें कोई निर्णय लेना हो, तो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस होता है, उसे नैतिक दुविधा कहते हैं। और इसे आप इस तरीके से समझेंगे जब मैं हिंज साहब की पूरी एक तरीके से कहानी बताऊंगा। देखो, लॉरेंस कोहलबर्ग वैसे बहुत सी कहानियों का एक तरीके से विमोचन किए, उनमें से एक सबसे प्रसिद्ध कहानी है, वो है हिंज की कहानी, ठीक है। हिंज नामक एक व्यापारी था। क्या था सर? एक व्यापारी था, हिंज नामक एक व्यापारी था, वो इनकी कहानी थी। आइए अब थोड़ा सा कहानी को समझ लीजिए। देखिए, ऐसा मैं आपको बताऊंगा ना, दोबारा लॉरेंस कोहलबर्ग को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। बस ध्यान से, पेशेंस से सुनते रहिएगा। लॉरेंस बर्ग ने भैया नैतिक विकास का सिद्धांत जब दिया, तो अपना जो प्रयोग किए वो हिंज नामक मनोवैज्ञानिक, किस पे? हिंज नामक व्यापारी था, हिंज नामक व्यापारी पर एक कहानी सुनाए। और वो कहानी कौन सी है मैं आपको बता रहा हूं, उसी के बाद आप नैतिक तर्कड़ा और नैतिक दुविधा को समझ पाएंगे। देखिए, यहां मान लीजिए एक मकान है और इसमें एक डॉक्टर साहब रह रहे हैं। कौन रह रहा है? यहाँ पे एक डॉक्टर साहब रह रहे, ठीक है। यहाँ पे एक डॉक्टर साहब रह रहे। अब मेरी बात को बच्चे समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे एक डॉक्टर साहब रह रहे हैं और भैया वो कोई एक आविष्कार कर रहे हैं, यानी वो एक क्या बना रहे हैं, कोई एक दवा बना रहे हैं। और यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई एक यहाँ पे व्यक्ति है, खूब प्यार से समझिएगा, और उसकी एक कोई वाइफ है, वो भैया चारपाई पे मान लो बीमार पड़ी है, ठीक है। वो चारपाई पे मान लीजिए बीमार पड़ी है। और एक बात बताइए, जो डॉक्टर साहब ने जिस दवा का खोज कर रहे थे ना, वो दवा का खोज तो कुछ समय बाद कर लिए, लेकिन भैया वो दवा किसके लिए उपयोगी थी? अगर ये जो औरत बीमार थी ना, इसी के लिए वो दवा एक तरीके से उपयोगी थी। यानी जो ये व्यक्ति की पत्नी बीमार थी, उसको ठीक होने के लिए कौन सी दवा चाहिए होती है? तो जो डॉक्टर साहब बना रहे होते हैं। और डॉक्टर साहब जो इनकी फीस होती है, यानी दवा की जो प्राइस होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। और ये कुछ पैसे लेके डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है। ध्यान से समझना, कुछ पैसे लेके डॉक्टर पास जाता है और बोलते हैं, ये एक तरीके से हिंज नामक व्यापारी बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये दवा दे दीजिए, मैं अपने पत्नी को पिला दूं और मेरी पत्नी ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है बच्चे, मैं आपको दवा दे दूंगा। अगर मान ली दवा 10 रुपए का है तो मैं आपसे 40 रुपए लूंगा, यानी दवा बहुत मेहनत के बाद मैंने खोजा है, मैं 40 रुपए लूंगा। और इस व्यक्ति के पास सिर्फ 10 रुपए थे और ये दवा देने से मना कर देते हैं, ठीक है। ये दवा देने से मना कर देते हैं। और इसी समय भैया ये कहानी लॉरेंस कोहलबर्ग बच्चों को सुनाते हैं। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना, फिर बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चे ये बताओ कि इसमें डॉक्टर सही है या फिर इसमें एक तरीके से हिंज सही है। तो बच्चे दुविधा में पड़ जाते हैं और उन्हीं दुविधा को देखते हुए दो शब्द का इन्होंने निर्माण किए। सबसे फर्स्ट नैतिक दुविधा, यानी सही व गलत के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, नैतिक एक तरीके दुविधा को समझिए। देखिए, अब यहाँ पे ये 10 रुपए लेके आए, डॉक्टर साहब भैया दवाई नहीं दिए और इसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार है। फिर डॉक्टर साहब जैसे ही अपना घर एक तरीके से बंद करके, अपनी दुकान बंद करके चले गए। और ये व्यापारी क्या किया, ये सोच रहा है
कि मैं जो कि दवा चुरा लूं, अगर दवा चुरा लूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, मैं दवा चुराऊं कि ना चुराऊं क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना बच्चे, यही नैतिक दुविधा होती है। अगर अब समझ गए हैं तो एक बार यस करिए कि सर हम नैतिक दुविधा समझ गए। सही व गलत यानी सही और गलत के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। यानी दवा चुराना मेरे लिए सही है कि दवा चुराना मेरे लिए गलत है, ये जो उसके बारे में जो ये सोच रहा है, यही तो भैया नैतिक दुविधा है, यही तो मोरल डायलमा है। उसी के प्रोसेस को ही मोरल डायलमा कहते हैं। और इसी के आधार पर यानी इन्हीं कहानियों के आधार पर उन्होंने कई स्तरों का निर्माण किया कोहलबर्ग ने। अभी मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब अगले पॉइंट को समझिए, नैतिक तर्कड़ा क्या होता है, मोरल रीजनिंग क्या होता है। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, यानी ध्यान समझना, ये जो एक तरीके से है हिंज नामक व्यापारी है, अगर ये दरवाजा तोड़ रहा है या फिर दरवाजा ना तोड़े, किसी एक को अगर चुन रहा है, अगर वो दरवाजा को चुन लिया कि मैं दरवाजे को तोड़ूंगा और दवा लेके बाहर आ जाऊंगा तो भैया अपने पत्नी को पिला दूंगा, यानी कोई एक डिसीजन ले लिया, और इसी को क्या कहते हैं, नैतिक तर्कड़ा। यानी सही व गलत में से किसी को एक को चुनना, वो होता है नैतिक तर्कड़ा। अब उम्मीद करते हैं हिंज की पूरी कहानी को भी समझ गए होंगे। और एक बात बताइए, अपने हिसाब से बताइए कि यहाँ पे डॉक्टर साहब सही थे या फिर यहाँ पे कौन सही था, ये हिंज सही था। दोनों अपने आप में दोनों सही हैं, लेकिन अगर एक तरीके से आप ये देखेंगे नैतिक कार्यवाही की बात करेंगे, यहाँ पे देखो नैतिक दुविधा हो गई, नैतिक तर्कड़ा हो गया। अगर यहीं पे एक शब्द और कहीं कोई से नहीं पढ़ाता है, एक होता है नैतिक कार्यवाही। नैतिक कार्यवाही, नैतिक कार्यवाही क्या होगी भैया, हिंज को चाहिए कि दरवाजा तोड़े और दवाई ले आके अपनी पत्नी को पिला दे, ये नैतिक कार्यवाही, मोरल एक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहा जाता है ना कि डॉक्टर साहब तो दवा दूसरी बना लेंगे, यानी एक बार अगर दवा बना लिए तो दोबारा भी दवा बना लेंगे, लेकिन उनकी पत्नी एक बार अगर हिंज की मर गई तो दोबारा नहीं आएगी। इसलिए नैतिक कार्यवाही ये होगी कि भैया ये दरवाजा तोड़े और एक तरीके से दवा लाके अपनी पत्नी को पिला दे। बस इतनी इनकी कहानी थी। और इन्हीं कहानियों के आधार पे कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर को बताया और प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं बताए, ठीक है। 2-2 अवस्थाएं बताए, कहीं कहीं टोटल 7 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन ऑथेंटिक रूप में टोटल 6 अवस्थाएं मानी जाती हैं, ठीक है। इन अवस्थाओं को एज मैटर नहीं करता, कब से कब थी, सिर्फ इतना जानते रहिए कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर को बताए थे, 3 स्टेज को बताए थे, और प्रत्येक स्टेज में 2-2 अवस्थाओं को बताए थे। अभी उन अवस्थाओं को बताऊंगा। अगर एक बार कोहलबर्ग ने जो कहानी बताया था उसको जो निष्कर्ष निकाले थे अगर वो समझ गए तो एक बार यस करिए कि नैतिक दुविधा क्या होती है। सही व गलत के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो हम चिंतन करते हैं, जो एक तरीके से सोचते हैं, उसे ही नैतिक दुविधा कहते हैं। यानी हिंज दरवाजा तोड़े या ना तोड़े, उसे दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर ये सब सोच रहा है क्या सही क्या गलत है, तो वो नैतिक दुविधा है। नैतिक तर्कड़ा क्या है, सही व गलत में से किसी को एक को अगर वो चुन रहा है तो वो नैतिक तर्कड़ा है। और नैतिक कार्यवाही क्या होती है, यानी कि भैया इसमें सही व गलत का ध्यान न देते हुए सिर्फ अपने पत्नी का ध्यान दे और दवा तोड़ के लेके आके पिला दे अपनी पत्नी को, तो ये नैतिक कार्यवाही हो गई। और यही इनके कहानी का निष्कर्ष निकलता है। अब आइए एक एक कोहलबर्ग के एक स्टेज को हम लोग समझते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज जो इन्होंने बताया, देखिए कोहलबर्ग ने 3 स्टेज बताए थे, यानी नैतिक विकास के 3 स्तर को बताए थे और प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाओं को भी बताए थे। प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं। तो पहला जो इनका स्तर था, आइए उसको समझते हैं। पहला स्तर इनका है प्री कन्वेंशन लेवल, यानी प्राक रूढ़िगत नैतिकता, या फिर कह सकते हैं पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है। पूर्व परंपरागत स्तर, या फिर इसे कह सकते हैं हम लोग, इसे आप समझने के लिए पूर्व नैतिक चरण, पूर्व नैतिक चरण, इसका और भी नाम है, अंग्रेजी में याद कर लीजिए, प्री कन्वेंशनल लेवल। यानी इसमें पूर्व नैतिक कहने का मतलब है इसमें नैतिकता शून्य होती है। अगर आपसे पूछ दे कि भैया लॉरेंस कोहलबर्ग की जो पहली अवस्था, पहली स्टेज है, प्राक रूढ़िगत स्तर या फिर पूर्व परंपरागत स्तर या फिर प्री कन्वेंशनल लेवल, इसमें नैतिकता कैसी होती है, तो बच्चे इसमें नैतिकता शून्य होती है। और मेरी बात अगली ध्यान समझना, इस स्तर में ऐसे नियम का पालन किया जाता है जिनका निर्माण अन्य द्वारा किया जाता है, यानी माता पिता का पूर्ण रूप से कंट्रोल होता है, ठीक है।
पूर्ण रूप से कंट्रोल होता है माता पिता का। यानी आपके लिए नैतिक नैतिक एक तरीके से नियम कौन बताता है, तो आपके परिवार वाले, आपके माता पिता। ये होता है प्राक रूढ़िगत नैतिकता, या फिर हम कह सकते हैं कि पूर्व नैतिक चरण। ठीक है, आइए इसमें मानक दूसरे तय करते हैं। मैंने ऊपर बताया कि जो भी नैतिकता रहती है वो माता पिता ही तय करते हैं। सही या गलत का विचार नहीं होता, ऐसे नियम का पालन पुरस्कार या दंड से बचने के लिए किया जाता है। अब देखो, मैं टेलीग्राम पे एक पोस्ट भी शेयर किया था कि एक आपको पेज बताता कि इनको पढ़ लेना। अब अगर इनको इन सब चीजों से जोड़ के देखेंगे ना, ये हिंज की कहानी से, तो समझ पाएंगे। एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए इनकी पहली क्या कह रहा है कि सही व गलत का विचार नहीं होता। यानी भैया वो क्या कह रहा है कि दवा तोड़े या ना तोड़े, उसमें सही गलत का विचार सिर्फ और सिर्फ नैतिक कार्यवाही करेगा। यानी वो दवा चुराएगा और अपने पत्नी को पिला देगा, उसे नैतिकता का कुछ ज्ञान है ही नहीं। तो ये कौन सा, अगर ये पूछे कि भैया कि प्राक रूढ़िगत नैतिकता या फिर हम कह रहे हैं कि पूर्व परंपरागत एक तरीके से स्तर में नैतिकता कैसी होती, तो शून्य होती है। उसमें एक तरीके से नैतिकता जीरो होती है, दूसरे लोग ही मानक तय करते हैं। ठीक, तो इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। आइए अब इसके बाद इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं ये बताते हैं। सबसे पहले आत्म केंद्रित अवस्था। खूब अच्छे से मेरी बात को समझिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। आत्म केंद्रित एक तरीके से हम कह सकते हैं इगोसेंट्रिक आत्म केंद्रित अवस्था क्या होती है, जैसे ध्यान समझना, कभी नहीं भूलेंगे। अगर मान लीजिए एक आपके पास कोई खिलौना है, एक खिलौना है भैया, वो कहेंगे खिलौना मेरा ही है। आपके सामने 10-12 खिलौने हैं, कहेंगे सब के सब खिलौना मेरा ही है। आपकी छोटी बहन है, उसे नहीं दोगे, उसे एक भी खिलौना नहीं दोगे। ये है आत्म केंद्रित। खूब अच्छे समझिएगा। जो आपके लॉरेंस कोहलबर्ग थे, वो फर्स्ट जो इनका स्टेज था, यानी पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, उसमें जो आत्म केंद्रित अवस्था थी, वो ये बताते हैं कि भैया बालक सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। यानी इसमें जो नैतिकता है वो बाहर से तय की जाती है। ठीक, इसमें यानी बालक को हम एक शब्दों में और कह सकते हैं, बालक स्वार्थी होता है। आत्म केंद्रित में बालक स्वार्थी होता है, वो कहता सभी खिलौने मेरे हैं, मैं खिलौना किसी को नहीं दूंगा। ये आत्म केंद्रित अवस्था है। उसके बाद दंड एवं आज्ञाकारित उन्मुक्ता। ठीक है, ओरिएंटेशन आप कह सकते हैं कि जिसमें भैया पनिश किया जाए, जो बच्चे आज्ञा मानते हो, तो इसको कह सकते हैं कि माता पिता का नियंत्रण हो। क्या हो बच्चे, माता पिता का नियंत्रण। खूब अच्छे से समझिएगा, तभी समझ पाएंगे। माता पिता का नियंत्रण हो, यानी यहां पे देखो, ध्यान समझना, तुलना करो। यहां पे कह रहा है कि खिलौने सब मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, और सेकंड में कह रहे हैं उसके माता पिता नैतिकता तय कर रहे हैं। पिता बोले कि खिलौने दे रहा कि मैं उठूं, तो तुरंत बालक अपना भी 2-4 खिलौना, गाड़ी वाड़ी, घोड़ा वोड़ा अपने छोटी बहन को दे दिया, अपने छोटे भाई को दे दिया। ठीक, इसमें तो कह रहा कि भैया सब के सब खिलौने मेरे ही, जो मेले से लेके आया हूं। लेकिन इसमें कह रहे हैं उसके जैसे उसके पिता कह रहे हैं कि बच्चे खिलौने छोटों को दे दो, पापा अगर डांट फटकार लगा रहे तो वो दूसरों को दे रहे हैं। यानी कि भैया दंड पर ये है कि अगर मैं खिलौने नहीं दूंगा तो मुझे पिताजी द्वारा मुझे मार पड़ेगी, पिताजी मुझे फटकारेंगे। यानी पिता अगर मैं उठूं, क्या दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तुरंत बच्चा अगर खिलौना दे रहा है तो समझो भैया ये दंड एवं आज्ञाकारित उन्मुक्ता की अवस्था है। और ये कौन सी स्टेज में आता है, तो ये पूर्व परंपरागत स्तर में आता है। और जब यहां से क्वेश्चन टिक करेंगे ना, तो और बेहतर रूप में समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इनकी पहली स्टेज को समझ गए होंगे। एक तरीके से लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उसमें पहली स्टेज बच्चे जो थी पूर्व परंपरागत अवस्था, इसमें नैतिकता जीरो होती है, बस इतना जानते रहिएगा। और इसमें नैतिकता का जो मानक होता है वो दूसरे लोग तय करते हैं। दूसरे कहने का मतलब है हमारे परिवार, हमारे भैया फैमिली, हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स। ठीक, चलिए आइए। और बालक सिर्फ वही कार्य करता है जिससे वो पुरस्कार पाए या फिर दंड से बचने के लिए कार्य करता है। तो ये क्या होगा भैया, ये होता आपका एक तरीके से प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशन लेवल। इसकी दो अवस्थाएं, एक आत्म केंद्रित, एक दंड एवं आज्ञाकारी। दंड एवं आज्ञाकारी अवस्था कौन सी होती है, जिसमें बालक सिर्फ और सिर्फ इसलिए कार्य करता है कि भैया मुझे दंड ना मिले और मैं अपने माता पिता का एक तरीके से बातों को मानूं। ठीक है, चलिए आइए अब अगली स्टेज पे चलते हैं। परंपरागत स्तर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नैतिकता का स्तर। परंपरागत स्तर या फिर रूढ़गत यानी कन्वेंशनल स्टेज। अब देखो इसको ऐसे समझिएगा, कभी नहीं भूलेंगे इसको। आप सीधे सीधे कह सकते हैं मेरे भाई कि बालक, इसमें सीधे सीधे कह सकते हैं अच्छा बालक या फिर अच्छी लड़की या फिर अच्छी लड़की बनना चाहती है। सीधे सीधे सीटेट के एग्जाम में पूछ देता है
लॉरेंस कोहलबर्ग की वह कौन सी स्टेज है जिसमें एक बालक अच्छा बालक या फिर अच्छी लड़की बनना चाहता है? तो वो भैया परंपरागत स्तर होता है, वो कन्वेंशनल स्तर होता है, वो एक तरीके से लॉरेंस कोहलबर्ग की दूसरी अवस्था होती है। ठीक, बालक दूसरे के नैतिक मानकों को अपने में एक तरीके से अंतरीकृत करते हैं, उन मानकों के सही व गलत के निर्णय करते हैं तथा उस पर अपनी सहमति बनाते हैं, अपनी आवश्यकता के साथ दूसरे की आवश्यकता को भी ध्यान में रखते हैं। यानी ये परंपरागत स्तर होता है। अभी ऊपर बढ़े कि बालक सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ध्यान देता है, तो ये कौन सी स्टेज हो गई? ये एक तरीके से पूर्व परंपरागत स्तर, यानी उसमें नैतिकता जीरो, इसमें बालक दूसरे के नैतिकता का भी ध्यान रखता है। ठीक, तो ये कौन सा स्टेज हो गया भैया? ये हो गया परंपरागत यानी कन्वेंशनल स्टेज होता है। इसमें बालक एक तरीके से अच्छा बालक अच्छी लड़की बनना चाहता है, और इसको जब उन्होंने डिवाइड किया तो वो क्या बताते हैं कि एक परस्पर अभिमुखता, परस्पर एक रूप की अभिमुखता क्या होती है कि समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, जो नियम बना दिए गए हैं उनके अनुरूप। अब इसको आप हिंज की कहानी से जोड़िए। हिंज कहता है भैया कि मैं चोरी करूं कि ना करूं, तो समाज वाले कहते हैं चोरी करना बुरी बात है, तो भैया हिंज चोरी नहीं करेगा। बच्चे बच्चे उसे पूछा गया कि इस स्टेज में कि बताओ हिंज चोरी करेगा कि नहीं करेगा, तो यानी परस्पर एक रूप अभिमुखता में अवस्था में पूछा गया कि बताओ कि बच्चे एक तरीके से जो हिंज है वो चोरी करेगा कि नहीं करेगा, तो बच्चों का जवाब है नहीं, वो चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि समाज इसको बुरा मानता है चोरी को। तो ये क्या होगा? समाज के नियमों के अनुरूप वो व्यवहार करता है परस्पर अभिमुखता में। या फिर अगर एग्जाम में ये पूछ दे, अगर अवस्था पूछे ना पूछे, अगर ये पूछे कि कोई बालक अगर भैया अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनना चाहता है तो कौन सी अवस्था है, तो नैतिकता का स्तर है, वो कन्वेंशन लेवल है। इतना इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। उसके बाद परंपरा को धारण करना, यानी जो परंपरा जो रीति रिवाज हमारे पूर्वज बना दिए हैं हम उनका फॉलो कर रहे हैं, तो परस्पर एक रूप अभिमुखता है, या फिर हम इसे कहते हैं नैतिकता का स्तर है ये। ठीक है, आइए उसके बाद समाज के नियमों के अनुरूप ही नैतिकता होनी चाहिए। अगर समाज कह रहा चोरी करना गलत है तो भैया हिंज गलत है, बच्चे यही मानते हैं। उसके बाद समाज से अनुमोदन, बच्चे पाना चाहते हैं, अनुमोदन मतलब प्यार पाना चाहते हैं, तथा स्वयं को उत्तम लड़का या अच्छी लड़की कहलाना पसंद करते हैं। इसको ऐसा समझाएंगे ना कभी नहीं भूलोगे। आपके एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर ज्यादा डेप्थ में जाएगा तब कहेगा कि भैया नैतिक विकास की जो दूसरी स्टेज है उसका जो परस्पर एक रूप अभिमुखता है, उसको एक तरीके से उसमें बालक कैसा होता है, तब आप कहेंगे अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनना चाहता है। लेकिन अगर ये पूछे कि अच्छा लड़का लड़की किस स्टेज में बालक बनना चाहता है, किस लेवल में बनना चाहता है, तो भैया वो नैतिकता के स्तर में कन्वेंशन लेवल में। यानी कि अगर देखो पापा बोल दिए कि देखो बच्चे आप मंदिर जाओ रोज पूजा करो तब मेरे अच्छे बालक कहलाओगे, तो बालक डेली मंदिर जाएगा, डेली एक तरीके से मेरे भाई डेली मंदिर जाके पूजा पाठ करेगा, यानी मम्मी पापा का लाडला बालक बनना चाहता है। वो कौन सी अवस्था है, तो वो कौन सी अवस्था, तो परस्पर एक रूप की अभिमुखता। अगर पूछे वो कौन सा स्तर है तो वो रूढ़िगत नैतिकता का स्तर होता है। इतना इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसमें सामाजिक नियमों से आगे बढ़कर कानूनी नियम भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह उम्मीद की जाती है कि सामाजिक तथा कानून के अनुरूप ही नैतिकता होनी चाहिए, यानी हम जो कुछ भी नैतिकता करते हैं बच्चे, वो एक तरीके से हमारे कानून के हिसाब से होनी चाहिए। और इस स्तर में एक तरीके से आप बालक आत्मनिर्भर बनता है। ठीक है, आत्म एक तरीके से निर्भर बनता है। ठीक, एक तरीके से इसमें आत्मनिर्भर बनता है, यानी कि एक तरीके से ध्यान समझना, जो आपका परस्पर एक रूप अभिमुखता है इसमें बालक टोटल प्रशंसा पर जोर देता है। लेकिन यानी अच्छा बालक अच्छा लड़की लड़का बनने के लिए ही सिर्फ अपना जीवन जीता है। लेकिन जैसे अधिकार संरक्षण अभिमुखता आता है इसमें बालक एक तरीके से आत्मनिर्भर हो जाते हैं। इसमें अगर कोई कहेगा कि भैया तुम 10 बाल्टी पानी भर के लाओ, आंटी जी कह दी, तो बालक 10 बाल्टी पानी भर के लाएगा, लेकिन इसमें वो अपने इच्छा अनुसार बाल्टी में पानी भर के लाएगा, मंदिर अपने इच्छा अनुसार जाएगा, कानून का तो पालन करेगा लेकिन उसमें आत्मनिर्भर भी हो जाता है। और ये अधिकार संरक्षण अभिमुखता है। इतना इसके बारे में भी जानते रहिएगा। ये स्टेज भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टेज से अगर निष्कर्ष निकालना चाहे तो क्या कह सकते हैं, तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि बालक इसमें अगर जीता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रशंसा और अच्छा व अच्छी लड़की बनने के लिए जीता है। ये नैतिकता का रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है, यानी एक तरीके से लॉरेंस कोहलबर्ग की दूसरी अवस्था इसमें है। इसको भी आप लोग खूब अच्छे से जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए इसमें बालक अच्छा बालक अच्छी लड़की
बनना चाहते हैं। आइए उसके बाद थर्ड स्टेज है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या फिर उत्तर परंपरागत स्तर। इसे ही आप कह सकते हैं कि ये है भैया वास्तविक वास्तविक नैतिकता, वास्तविक नैतिकता स्तर, यानी बालक की यही वास्तविक नैतिकता का स्तर है। इस अवस्था में बालक नैतिक आचरण स्वतः पूर्ण रूप से नियंत्रित होते हैं, यानी उन्हें कौन सा नैतिकता करना है, कैसे करना, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। माता पिता का कंट्रोल नहीं होता, परिवार का कंट्रोल नहीं होता। अच्छा बालक, अच्छा लड़की लड़का नहीं बनना चाहते वो नैतिकता उन पे डिपेंड करती है। अगर उनके सामने कोई मर रहा है और भैया उनको किसी दुकान से दवा चुरा के लेके आनी है तो वो दवा चुरा के ले आएंगे, यानी नैतिकता उनके सिचुएशन, उनके दिमाग पे डिपेंड करने लगता है। तो ये वास्तविक नैतिकता का स्तर है, एक तरीके से उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कोहलबर्ग की ये थर्ड स्टेज है। आइए देखिए, नैतिक विकास का यह स्तर नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है, इसलिए वास्तविक नैतिकता भी इसे कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे बच्चे कि वास्तविक नैतिकता का स्तर कौन सा है, तो उत्तर परंपरागत स्तर है, यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है। इसे इतना जानते रहेगा। इसको भी आपके लॉरेंस कोहलबर्ग ने दो भागों में बांटा है, एक सामाजिक अनुबंध उन्मुखता और एक सार्वभौमिक नीति परक उन्मुखता। इसको ऐसा समझाऊंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता यानी बालक तो भैया समाज में रहता है, लोकतंत्र को मानता है, यानी जो भी लोकतंत्र के कानून है उनको मानता है, लेकिन साथ में साथ ये सिर्फ और सिर्फ अपने हित में सोचता है, यानी अपने हित के बारे में सोचता है। जैसे अगर दुकान वाले के पास गया, कहेगा भैया तुम 20 रुपए ले लो, मुझे पानी का बोतल दे दो, मुझे प्यास लगी है, तुम्हारे पास भैया अगर पैसा नहीं तो मैं पानी नहीं दूंगा। यानी इसमें लोग अपने अपने हित को साधते हैं, लेकिन एक नियम में रह के। दुकान वाले का पानी छोड़ के नहीं पिएंगे, बल्कि उसे 20 रुपए देंगे और बोतल का पानी लेंगे, पी लेंगे। ये सामाजिक अनुबंध का उन्मुखता होता है, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं लोकतंत्र नियमों को महत्व देते हैं, व्यक्तिगत अधिकार को महत्व देते हैं। अगर समझ गए तो एक बार यस करिए कि सर हम सामाजिक अनुबंध उन्मुखता को समझ गए हैं। यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको प्यास लगी है तो दुकान वाले का पानी छोड़ के नहीं पिएंगे, ये आपका नैतिकता नहीं है, बल्कि उसे 20 रुपए देंगे, पानी पी लेंगे। अगर आपके पास 20 रुपए नहीं है तो आप पानी नहीं लेंगे, नहीं दुकान वाला आपको पानी देगा। तो ये सामाजिक अनुबंध उन्मुखता है, नियमों का पालन करोगे। उसके बाद सार्वभौमिक नीति परक उन्मुखता, ये क्या होती है आइए इसे समझा देते हैं एक बार थोड़ा सा। देखिए इस अवस्था में सार्वभौमिक नैतिक नियमों को महत्व दिया जाता है, यानी अगर आपको भैया प्यास लगी है, आपके पास 20 रुपए मान लीजिए अगर नहीं है, दुकान वाला कहेगा लो भैया पानी पी लो, अपना जान बचा लो। यानी एक तरीके से नैतिकता के नियम है कि दूसरों की रक्षा करो, उस नियम को इसमें फॉलो किया जाता है। इसीलिए नैतिकता का एक तरीके से वास्तविक अवस्था होती है। एक तरीके से किशोर इसको मुख्य रूप से मानते हैं, एक तरीके से परोपकारी कह सकते हैं इसको। अगर इसका पासवर्ड बताएं तो हम कह सकते हैं बालक इसमें परोपकारी बनना चाहता है, दूसरों की मदद करना चाहता है, और इसमें आप एक तरीके से अपने हित के लिए करना चाहता है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। ये उत्तर परंपरागत स्तर है, इसे ही वास्तविक नैतिकता का स्तर भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को समझ गए होंगे। एक बार मैं इसका रिवीजन कराऊंगा। उसके पहले अगर आप लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को समझ गए हैं तो एक बार आप यस करिए, और यस करते करते क्लास को लाइक वाइक कर लीजिए। साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, सीटेट का कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पे संपर्क करना है 9005587371 पे, ठीक है। बिल्कुल सिलेक्टेड, जैसे बीएड वगैरह में नोट्स लेके पढ़ते हैं द परफेक्ट स्टडी से, बिल्कुल सिलेक्टेड नोट्स भी मिलेगा। और एग्जाम टाइम में आपको एमसीक्यू वगैरह भी मैं प्रोवाइड करूंगा। बस परेशान नहीं होना है, बस दिल के साथ अच्छे से पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए और द परफेक्ट स्टडी के साथ जुड़े रहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट वगैरह हो तो इंस्टाग्राम सोशल हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो यहाँ पे जुड़ जाइए। आज हम लोग अपनी क्लास में पढ़े भैया लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिकता। हिंज की कहानी भी मैंने आपको बताया। हिंज जो व्यापारी था भैया, वो अपने पत्नी उसकी बीमार थी, एक तरीके से एक डॉक्टर से दवा लेके आता है और अपने पत्नी को पिलाता है। एक तरीके से दुविधा उत्पन्न हो जाती है, और वो दुविधा कौन सी, नैतिक दुविधा और नैतिक तड़कड़ा। नैतिक दुविधा क्या होती है, जिसमें सही व गलत के बारे में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस होता है, वो नैतिक दुविधा होती है। और नैतिक तड़का जिसमें से किसी को चुनना ही होता है, उसे भैया हम कहते हैं नैतिक तड़कड़ा, ठीक है। इतना इसके बारे में आप सभी बच्चे जानते रहिएगा। एक बार क्लास को और देखिएगा, खूब अच्छे से हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग साहब को समझेंगे। अब हम लोग मुख्यतः तीनों मनोवैज्ञानिक को अलग अलग इंडिविजुअली क्लास में पढ़ लिए हैं। जीन पियाजे साहब को भी,
और आपके वाइगोस्की साहब को भी आज और आज की क्लास में लॉरेंस कोहलबर्ग को भी पढ़ लिए हैं। अब आने वाली क्लास में थोड़ा थोड़ा जो भी आपके एक तरीके से एनसीएफ हो गया, आप आरटीई राइट टू एजुकेशन हो गया, उसके बाद आपका जितने भी एनईपी हो गया 2020, इन सब चीजों को पढ़ लेंगे और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक तरीके से ये समझिए अपने सीडीपी का आप, ठीक है, 60% सिलेबस कवर कर लिए हैं। अब आने वाली क्लास में हम लोग तीनों मनोविज्ञान से रिलेटेड एक एमसीक्यू की क्लास करेंगे और उसमें जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए अपने क्लास में मिलते हैं। आप सभी दोस्त यार जितने भी हैं अपना ख्याल रखिए, जहां भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, बिल्कुल दिशा से भटकिए मत, एक सही डायरेक्शन में जाते रहिए। और मेरी बात का यकीन मानिए, कुछ लोग कहते हैं सर आप कोई न्यूज वगैरह नहीं कवर कराते, जैसे अभी कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो मर्ज हो गए हैं क्या। देखिए बात समझिए, जो गवर्नमेंट का कानून है वो तो लागू करेगा ही करेगा, आपके साथी के बच्चे, यहां तक कि आपके अगल बगल के ही बच्चे जो अगर दिशा से भटकेंगे नहीं, वो किसी न किसी रूप में टीचर बनेंगे भी, सेलेक्ट भी होंगे और पढ़ाएंगे भी। लेकिन अगर आप फालतू की बातों पे ध्यान देते रहे तो सच बता रहे आपकी पढ़ाई रुक जाएगी और आपको फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना है। देखो कहते हैं समाज का स्वरूप बदलता रहता है, तो भैया टीचर को जो एक तरीके से इनका भी जो कानून वगैरह कैसे पढ़ाना कैसे नहीं पढ़ाना है, पहले क्या होता था अगर आप टेट पास कर लेते हैं तो आप टीचर बन जाते थे गवर्नमेंट पे, फिर आपको एक तरीके से फिर आया सुपर टेट, उसके बाद मेरिट बनने लगी, तो टीचर का एक तरीके से सेलेक्ट होने का प्रारूप बदलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अब टीचर बनेगा ही नहीं कोई, 100% टीचर लोग बनते ही बनते हैं। तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, खूब अच्छे से जितनी क्लासेज हो रही क्लास पे ध्यान दीजिए, बीएड अगर कर रहे हैं तो बीएड पे ध्यान दीजिए, अगर आपके दोस्त यार हैं बीएड की क्लास कर रहे हैं तो द परफेक्ट स्टडी को रिकमेंड करिए कि आप बीएड की क्लास कर सकते हो, बिल्कुल नई क्लास भी चलने वाली है। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, जल्दी एमसीक्यू की क्लास में मिलते हैं हम लोग तीनों मनोवैज्ञानिक से, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।